वजीर आजम वज़रा की कारकर्दगी जांच रहे हैं। अपनी काबीना से पिछले 1.5 साल की रिपोर्ट तलब कर ली, लेकिन उससे पहले हमारी मुरतब करदा रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए। वजीर आजम अपनी काबीना में नई रूह फूके, हुकूमत डिलीवर करे, क्योंकि यही पैमाना हो सकता है एक कामयाब तर्ज हुकूमत का। सिंध हुकूमत की करप्शन कहानी। सिंध हुकूमत हेलीकॉप्टर खरीदारी मामले में शफाफियत यकीनी बनाए। मुतनाज़े कंपनी से खरीदारी के लिए बासर शख्सियात का दबाव मौजूद है। पोलियो का आलमी दिन है। पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल है। इस मौके पर पाकिस्तान दुनिया में पोलियो के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। और बलूचिस्तान की हजारा कम्युनिटी दहशत गर्दों के निशाने पर है। हुकूमत तहफ्फुज़ फराहम करने में क्यों नाकाम है? दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आज जियो न्यूज के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। सबसे पहले बात करेंगे मरकजी हुकूमत की। जी हां, तकरीबन 1.5 साल का अरसा होने को आ रहा है इस हुकूमत को, और 1.5 साल के अरसे के बाद वजीर आजम ने यह फैसला किया है कि वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी जांचें और तमाम वुज़रा की कारकर्दगी को रिव्यू किया जाए। इस सिलसिले में 28 तारीख को इस महीने की काबीना की खुसूसी मीटिंग हो रही है, और इस मौके पर ये देखा जाएगा कि किस वजीर ने डिलीवर किया और कौन सी वजारत ऐसी थी जो डिलीवर नहीं कर सकी। वजीर आजम जब उन्होंने इख्तियार संभाला था तो वो इस तरह की बात कर चुके थे और बता चुके थे अपनी टीम को कि उन्हें डिलीवर करना होगा। आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसके सामने कई चैलेंजेस हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में मौजूद है, दहशतगर्दी मौजूद है। मगर इन तमाम मसाइल के बावजूद इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि हुकूमत डिलीवर ना करे। हुकूमत को डिलीवर करना ही असल में जमहूरियत की कामयाबी होगी और इस सिस्टम पर अवाम के एतमाद का मजहर होगी, वो कारकर्दगी जो हुकूमत दिखाएगी। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में अब तक 1.5 साल में अक्सर वजारतें ऐसी हैं जिनकी तसल्ली बख्श कारकर्दगी हमारे सामने मौजूद नहीं है। सना, अगर हम बात करें तो वजीर आजम की जो काबीना है इसमें 20 वजीर हैं, वज़राए मुमलिकत की तादाद 10 है, 2 मुशीर हैं और खुसूसी मुआवनीन 5 हैं। तो हम यकीनी तौर पर वजारतों की कारकर्दगी जानने की कोशिश करेंगे, मगर वजीर आजम के अज़ाइम क्या थे जब उन्होंने इस हुकूमत को संभाला था? बिल्कुल, अब वजीर आजम को क्योंकि हुकूमत के ऊपर बेतहाशा तनकीद भी की जा रही है, परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रही है इस वक्त हुकूमत, इसलिए बिलाखिर मजबूर होना पड़ा है वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब को कि 1.5 साल के अंदर उनकी जो वज़राए मुमलिकत है, उनके जो वफाकी वज़रा हैं और मुशीरान, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी, क्या वो डिलीवर कर सके या नहीं कर सके। वजीर आजम इसकी हतमी रिपोर्ट अब अपने सामने देखना भी चाहते हैं। लेकिन 10 जून 2013 को जब पहला वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था, उसमें वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब ने अपनी टीम से क्या गुफ्तगू की थी, आपको पहले वो दिखाते हैं। अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह सोच समझ लें, देखें आपको क्या जिम्मेदारी मिली है और फिर आप उसकी अच्छी तरह उसको अपना स्टडी करें और फिर अगले 15 दिन में, मैं तो 15 दिन ज़्यादा कह रहा हूँ लेकिन 10 दिन होना चाहिए, लेकिन 15 दिन जो है वो उसमें अपने जो है ना वो टारगेट्स जो आपने अचीव करने हैं और जो अचीव होने चाहिए उनका तयन करें और फिर आप 15 दिन तक अपना एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे बना लें। और फिर मैं ये चाहूँगा कि उन टारगेट्स को आपने मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपने अचीव करना। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब एक टारगेट जो 3 महीने में अचीव हो सकता है आप उसको 3 साल में भी अचीव ना कर पाएँ, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि हर क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद हम उन टारगेट्स को जो है ना वो आपकी प्रोग्रेस को हम भी उसको एवेल्यूएट करेंगे एवरी 3 मंथ्स। और मुझे कहने दीजिए ये बात कि अगर उस मेयार से कोई भी मेंबर जो है वो पूरा ना उतरा या उससे कम रहा, कमतर रहा, तो फिर मैं नहीं समझता कि उस मेंबर के पास वो जिम्मेदारी होनी चाहिए जो जिम्मेदारी उसको
सौंपी गई है। हर 3 महीने के बाद वजीर आजम ये चाहते थे कि उनकी काबीना के अरकान की कारकर्दगी को जांचा जाए और यकीनी तौर पर ऐसा हो भी रहा होगा और 1.5 साल के बाद अब ये फैसला कर लिया गया है कि अब कारकर्दगी की बुनियाद पर सना वुज़रा को ये देखा जाए कि उनके पास उनके ये महकमे रहते हैं या नहीं रहते। तो कौन कौन से ऐसे महकमे हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। वैसे तो वज़ीर मुमलिकत भी हैं, मुशीर भी हैं, लेकिन हमने जो इस वक्त फहरिस्त मुरतब की है वफाकी वज़ीरा की, हम भी ये चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत और खास तौर पर वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ हमारी मुरतब करदा रिपोर्ट कार्ड पर भी एक नजर डाल लें और उसके बाद उनके जो वज़ीरा उनको रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं उनको असेस करने में ज्यादा शायद आसानी होगी। शुरुआत करते हैं वफाकी वज़ीरा से। पहला नंबर है अब्बास खान आफरीदी साहब का, जो कि वजीर टेक्सटाइल हैं। इनके मातहत जो इदारे आते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन, फैसलाबाद गारमेंट सिटी कंपनी, लाहौर गारमेंट सिटी कंपनी, कराची गारमेंट सिटी कंपनी, पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कारगुजारी पर भी इनकी नजर डाल लेते हैं। टेक्सटाइल के शोबे को बिजली और गैस की मुसलसल कमी की शिकायत मौसूल होती रही है। मुख्तलिफ टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में कमी का रुझान भी देखा गया है, जबकि कॉटन यार्ड की बरामदात इंतहाई कम हो चुकी हैं पिछले 1.5 साल में। टेक्सटाइल शोबे को अरबों के सेल्स टैक्स रिफंड के मसाइल का भी सामना है। अगर मजमूई तौर पर कारकर्दगी देखी जाए तो गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी है। इसके बाद आते हैं नंबर 2, खुर्रम दस्तगीर खान साहब पे, वजीर तिजारत हैं। मातहत इदारे इनके जो हैं वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट लाइफ, नेशनल इंश्योरेंस, पाकिस्तान री इंश्योरेंस, पाकिस्तान टोबैको बोर्ड, डायरेक्टरेट जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कंपनी। कारगुजारी इनकी स्टेट लाइफ और नेशनल इंश्योरेंस जैसे अहम इदारे मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। पाकिस्तानी बरामदात की मार्केटिंग के मसाइल हैं। ट्रेड कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। अगर कारकर्दगी मजनूई तौर पर देखी जाए गैर तसल्ली बख्श। इसके बाद आगे चलते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब वजीर दिफाई पैदावार हैं। इनके जो मातहत इदारे हैं डायरेक्टरेट जनरल म्यूनिशन प्रोडक्शन, नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन और डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस परचेज, डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, मिलिट्री व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। कारगुजारी अगर इनकी देखी जाए तो पिछले कई माह के दौरान ज़राए अबलाग में किसी भी काबिल जिक्र कारकर्दगी के बारे में इनके हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं देखी गई है। अगर कारकर्दगी इनकी देखी जाए तो गैर तसल्ली बख्श है। उसके बाद आते हैं सेनेटर इसहाक डार, वजीर खजाना भी हैं, रेवेन्यू भी हैं, माशी उमूर भी और शुमारियात और निजकारी भी। इनकी कारगुजारी मुस्बत रही है। पिछले 1.5 साल में IMF से कर्जों की मंजूरी कराई है इन्होंने। 31 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला इन्होंने किया है। स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम इनके दौर में देखा गया है। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम देखा गया है। मनफी अगर इनके हवाले से देखा जाए तो गर्दिशी कर्जों में दोबारा इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मामलात में मुदाखलत सामने आई है, जबकि टैक्स वसूली के नेटवर्क में वुसअत नहीं दी गई है। लेकिन अगर मजमूई कारकर्दगी देखी जाए तो वो तसल्ली बख्श है। इसके बाद अकरम खान दुर्रानी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स हैं। इनके मातहत इदारे हैं स्टेट ऑफिस मैनेजमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन और नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। इनकी कारगुजारी बिल्कुल गैर फाल वजीर है। अगर कारकर्दगी मजमूई तौर पर देखी जाए तो गैर तसल्ली बख्श है। जी हाँ, इसी तरह से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अगर हम बात करें तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वजीर पानी और बिजली हैं। इनके मातहत इदारे हैं वापडा प्राइवेट पावर बोर्ड, मुतबादिल तवानाई बोर्ड, नेस्पाक, नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन। कारगुजारी अगर देखें तो कौमी तवानाई पॉलिसी पर इत्तेफाक किया गया। अब तक 1 मेगावाट का भी इजाफा नहीं हुआ। लोड शेडिंग के दौरानिये में कोई कमी नहीं हुई। सार्फिन को ज्यादा बिल्स भेजे गए। नंदीपुर पावर मंसूबे से इंतहाई महंगी बिजली पैदा की जा रही है और कारकर्दगी के हवाले से गैर तसल्ली बख्श ही कहा जा सकता है। सेनेटर परवेज रशीद वजीर इत्तलात व नशरियात और कौमी विरसा, कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक की वजारतें आपके पास हैं। मातहत इदारे आपके हैं एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन, पैमरा, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट लोक विरसा इस्लामाबाद, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स इस्लामाबाद, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, बैंकिंग कोर्ट, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, खुसूसी अदालतें, एहतसाब अदालतें। कारगुजारी मुस्बत है। वजारत इत्तलात की
کارکردگی تسلی بخش قرار دی جا سکتی ہے. منفی اگر کارگزاری کو دیکھا جائے تو قومی ورثے کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا. مجموعی طور پر ان کی کارکردگی تسلی بخش کہی جا سکتی ہے. غلام مرتضیٰ جتوئی جی ہاں وزیر صنعت و پیداوار ہیں. ان کے ماتحت ادارے پاکستان اسٹیل, یوٹیلیٹی اسٹورز, PIDC, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, نیشنل فرٹیلائزر, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. کارگزاری کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں کسی قابل ذکر کارکردگی کے بارے میں کوئی خبر موجود نہیں ہے. پاکستان اسٹیل کے ایک دورے کے علاوہ کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھائی اور ان کی کارکردگی بھی غیر تسلی بخش ہے. جی ہاں, اسی طرح سے ریاض حسین پیرزادہ ہیں, وزیر بین الصوبائی رابطہ ہیں اور ان کے ماتحت ادارے ہیں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, پاکستان اسپورٹس بورڈ, پاکستان کرکٹ بورڈ, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ. کارگزاری پچھلے کئی ماہ میں کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھائی. ان کی کارکردگی بھی غیر تسلی بخش ہے. چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ اور انسداد منشیات ہیں. ماتحت ادارے آپ کے اسلام آباد پولیس, FIA امیگریشن اینڈ پاسپورٹ, سینٹرل جیل اسٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, نیشنل پولیس اکیڈمی. کارگزاری جو مثبت رہی وہ یہ کہ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا, پاسپورٹ کے نظام کی اصلاح کی, FIA میں کوئی مداخلت نہیں کی. منفی کارگزاری یہ ہے کہ بہت عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں. کرپشن مقدمات پر عدم توجہی ہے. FIA فعال نہیں ہے. مجموعی داخلی صورتحال پر خاموشی ہے اور ان کی کارکردگی بھی غیر تسلی بخش کہی جا سکتی ہے. اور 10 وفاقی وزراء کی رپورٹ کارڈ ہم پیش کر چکے ہیں, ابھی 10 مزید بھی باقی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں, برجیز طاہر صاحب کا ذکر کرتے ہیں. وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان ہے. ماتحت ادارے ان کے ناردرن ایریاز ٹرانسپورٹ کارپوریشن, ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز آزاد کشمیر, ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز گلگت بلتستان. کارگزاری ان کی صفر ہے. اگر کارکردگی مجموعی طور پر دیکھی جائے تو غیر تسلی بخش ہے. اس کے بعد سکندر حیات خان بوسن صاحب ہیں, وزیر برائے فوڈ اینڈ سیکیورٹی اور ریسرچ ہے. ماتحت ادارے ان کے پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ کمپنی, پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل پاسکو, پاکستان آئل ڈیولپمنٹ بورڈ, لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ, فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ. کارگزاری ان کی پچھلے کئی ماہ کے دوران ذرائع ابلاغ میں کسی بھی قابل ذکر کارکردگی کے بارے میں خبر نہیں. کیا آپ نے کوئی خبر سنی ہے؟ کارکردگی اگر دیکھی جائے تو غیر تسلی بخش ہے. اس کے بعد سعد الدین شاہ راشدی صاحب ہیں, وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہیں. ماتحت ادارے ان کے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن, اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن, EOBI ورکرز ویلفیئر فنڈ. کارگزاری ان کی پچھلے کئی ماہ کے دوران ذرائع ابلاغ میں ان کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی بھی قابل ذکر کارکردگی کی خبر نہیں آئی ہے. اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو غیر تسلی بخش ہے. اس کے بعد آتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر, وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل ہیں. یہ ماتحت ادارے ان کے جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے, گورنمنٹ ہولڈنگز ہے, ہائیڈرو کاربن انسٹیٹیوٹ ہے, انٹر گیس لاکھڑا کول ڈیولپمنٹ, OGDC, پاک عرب ریفائنری, PPL, PSO, پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, سینڈیکس, سوئی نادرن اور سوئی صدرن. کارگزاری ان کی مایا قدرتی گیس کی درآمد کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. گیس مینجمنٹ کا نظام مزید ابتر ہوا ہے, جبکہ ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی اب خطرے میں پڑ چکا ہے. ان کی کارکردگی بھی غیر تسلی بخش ہے. اس کے بعد آتے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کے اوپر, وزیر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ہے. کارگزاری ان کی یہ ہے کہ یو ڈیولپمنٹ پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا ہے, ویژن 2025 کا انہوں نے آغاز کیا ہے. اگر مجموعی طور پر ان کی پرفارمنس دیکھی جائے تو تسلی بخش ہے. اسی طرح 16ویں نمبر پر آتے ہیں کامران مائیکل, وزیر پورٹس اینڈ شپنگ ہیں. ماتحت ادارے گوادر پورٹ اتھارٹی, کراچی پورٹ ٹرسٹ, پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن, پورٹ قاسم اتھارٹی. کارگزاری کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا. ان کی کارکردگی بھی غیر تسلی بخش قرار دی جا سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق کی, وزیر ریلوے ہیں. کارگزاری یہ ہے کہ ریلویز کا بحران بدستور حل کیا جا رہا ہے. ریلوے کا خسارہ کم کیا گیا, کئی سروسز بحال کی گئیں. کراچی سرکولر ریلوے پر کوئی کام نہیں ہو سکا, مگر پھر بھی کارکردگی اگر دیکھیں تو اسے تسلی بخش قرار دیا جا سکتا ہے. 18ویں نمبر پر سردار محمد یوسف, وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی, ماتحت ادارے اسلامی نظریاتی کونسل. کارگزاری یہ ہے کہ پچھلے کئی ماہ میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی. کارکردگی کے حوالے سے انہیں بھی غیر تسلی بخش قرار دیا جا سکتا ہے. 19ویں نمبر پر زاہد حامد, وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی. ماتحت ادارے آپ کے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, پاکستان انجینئرنگ کونسل, پاکستان اسٹینڈرڈز اور پاکستان کونسل
फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कारगुजारी आपकी यह है कि वजारत कानून का कलमदान आपसे वापस लिया गया, कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी आपने नहीं दिखाई, आपकी कारकर्दगी भी गैर तसल्ली बख्श करार दी जा सकती है। 20वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच हैं, वजीर स्टेट्स और फ्रंटियर रीजन हैं। मातहत इदारे आपके रज़मक एकेडमी कॉलेज और चीफ कमिश्नरेट फॉर अखवान। कारगुजारी आपकी यह है कि IDPs की देखभाल के सिलसिले में इत्मीनान बख्श आपने काम किया, आपकी कारकर्दगी इसमें अच्छी रही, लिहाजा आपकी कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया जा सकता है। तो खाल ही सना में नजर आता है कि जो वुज़रा हैं उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई हो। गालिबन 3 या 4 वुज़रा ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। 20 वुज़रा में से सिर्फ ख्वाजा साद रफीक साहब, परवेज रशीद, इसाक डार और SN इकबाल यानी कि सिर्फ 4 वुज़रा ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी किसी हद तक बेहतर यानी कि तसल्ली बख्श नजर आती है। वफाकी वुज़रा का ये हाल है तो बेहतर यह है कि हम वज़राए मुमलिकत के ऊपर, मशीरान के ऊपर और खुसूसी मावनीन के ऊपर बात ना करें। वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ जहां एक जाने पिछले 1.5 साल की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं वफाकी वज़रा और अपनी पूरी कैबिनेट से, वहीं शायद ये मुश्किल भी पेश आ सकती है बहुत से वज़रा को कि आया वो अपनी इस 1.5 साल कारकर्दगी में क्या लेकर जाएंगे वज़ीर आज़म के पास। इस पूरे मामले पर ना सिर्फ ये कि हुकूमत को बल्कि इसके साथ साथ वफाकी वज़रा को भी तवज्जो देने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस और डिलीवर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक अवाम को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, और इसी सिलसिले में 28 तारीख को इस माह की काबीना का खुसूसी इजलास हो रहा है। वजीर आजम कारकर्दगी जांचेंगे। हमने भी एक रिपोर्ट कार्ड पेश की है। नया जन्म देना होगा काबीना को अगर उन्हें कारकर्दगी दिखानी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ इस्लामाबाद जनाब राना जव्वाद साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वजीर आज़म अपनी काबीना की कारकर्दगी को जांचेंगे और इस सिलसिले में यकीनी तौर पर फैसले करने जा रहे हैं। इमरान खान के धरनों और जलसों की वजह से जांच रहे हैं ये कारकर्दगी या वाकई इसकी वो ज़रूरत भी महसूस करते हैं? मसूद, इसमें एक बात है, मैंने आपकी रिपोर्ट कार्ड में सुन रहा था। देखें, ये थोड़ा सा अनफेयर इसलिए हो जाता है, परफॉर्मेंस तो मैयर उस वक्त होती है जब परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए हो। आप उस वक्त जान सकते हैं जब आपको पता हो कि ये परफॉर्म करना था इन्होंने और ये परफॉर्म नहीं कर सके। ये तो एक सब्जेक्टिविटी में चले जाते हैं हम, क्योंकि देखिए असल बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर की एक्सरसाइज ही है, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिर्फ शुरुआत है। इस मीटिंग के बाद शायद प्राइम मिनिस्टर को भी एहसास हो कि मैयर करने का तरीका ये है कि पहले आप उनसे ये तो मांगे कि आप क्या डिलीवर करेंगे और उस डिलीवरेबल्स जो है आपके, उनका टाइम फ्रेम क्या होगा। तो राना साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, क्या जब वजीर आजम ने कलमदान सुपुर्द किए इन शख्सियात के तो इनको टास्क भी तो दिया होगा, उस टास्क की बुनियाद पर क्या कारकर्दगी नहीं जांचेंगे? मसूद, आप पूरी दुनिया की जमहूरियत जहाँ पे है ना, मेच्योर जमहूरियत, उसमें हर कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो अपना एक परफॉर्मेंस इंडेक्स देता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। वो डिलीवरेबल्स बताता है जो इमीडिएट कर सकता है और जो लॉन्ग टर्म करता है। उसकी रोशनी में परफॉर्मेंस मैयर होती है। अदरवाइज जो 28 तारीख को एक्सरसाइज हो रही है उसमें मैं हैरान हूँगा अगर कोई मिनिस्टर आके ये कहे कि मैंने परफॉर्म नहीं किया। हर एक के पास बहुत लंबी लिस्ट होगी परफॉर्मेंस की, चूँकि पहले से कोई ये मयार सेट नहीं किया गया कि क्या परफॉर्म करना था। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ने ये टास्क दिया होता, जैसे मैं आपको चौधरी निसार की मिसाल देता हूँ कि तालिबान के हवाले से उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो ज़बरदस्त इस लिहाज से रही कि उन्होंने एक टास्क दिया कि 3 महीने में 6 महीने में इसको आगे बढ़ाना है और अगर नहीं होगा तो उसके बाद ऑपरेशन होगा। लेकिन एक जहाँ पे आपके पास अब एक देखें वाटर एंड पावर की एक मिनिस्ट्री है, उसमें क्या चीज़ थी जो प्राइम मिनिस्टर कह सकते थे अपने मिनिस्टर को, उससे मांग सकते थे कि ये तो लॉन्ग टर्म बात है कि आप बिजली को लेके आए। शॉर्ट टर्म में डिलीवरेबल क्या था कि आप लाइन लॉसेस कम करें, बिजली चोरी कम करें। क्या उन्होंने वो टास्क दिया और क्या वो 6 माह का टास्क था, क्या वो 1 साल का टास्क था? किस चीज़ से मैयर करेंगे आप? अगर आपके पास, और पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में जो टास्किंग होती है वो वेबसाइट पे होती है, वो पार्लियामेंट में अनाउंस की जाती है और पार्लियामेंट वो फोरम होता है जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना को बुला के पूछेंगे कि आपने क्या परफॉर्म किया है तो ये तो एक ओपन हैंडेड बात है। उसमें हर मिनिस्टर के पास बहुत लंबी लिस्ट होगी कि हमने ये परफॉर्म किया, ये परफॉर्म किया, लेकिन आप उसको कंपेयर किससे करेंगे? मसूद, असल बात यह है कि अब प्राइम मिनिस्टर 1.5 साल के बाद, आपने पहला उनका एक चंक सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टास्किंग दी जाएगी और 15 दिन बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो वो तो बात समझ आती है।
1.5 साल बाद आपके पास कोई ऐसा अच्छा राना साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई, राना साहब आप कह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है कि हम परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें, जज कर सकें। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वजीर आजम कैबिनेट के अंदर कुछ शफलिंग भी करना चाहते हैं, कुछ लोगों से कलमदान वापस भी लेने चाहते हैं, कुछ नए लोगों को भी वो एंटर करना चाहते हैं। तो आप ये बताएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वक्त हुकूमती हल्कों में, खासतौर पर उन वज़रा जिनके पास कलमदान मौजूद है, कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस अपनी दिखा नहीं पाए, तो फिर उनको हटा दिया जाएगा या तब्दील कर दिया जाएगा? देखिए, पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे इस चीज़ का कि कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि विजिबल भी नहीं है, और जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि उनके हवाले से कोई ऐसा काबिल ज़िक्र प्रोग्राम सामने नहीं आया जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर की टास्किंग जो है वो सिंपल हो सकती है कि वो उनसे ये पूछ सकते हैं, लेकिन जो मीटिंग हो रही है इसकी उसमें कम से कम एक टोन सेट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। हर एक के इंडिविजुअल प्लान्स को कह सकते हैं कि आप जो डिलीवरेबल्स हैं वो मुझे टाइम फ्रेम दें कि इस टाइम फ्रेम में करेंगे, आपको कितनी फंडिंग चाहिए, आपको क्या चाहिए, और उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी। अब जहां तक ये बात है कि एक्सपेंशन होनी चाहिए या रीशफल होनी चाहिए, पार्टी के अंदर बहुत सारी बिकरिंग है। आपको याद है जब ये अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, ये धरना वालों की तरफ से, और पाकिस्तान टेलीविजन पे हमला किया गया, जियो टेलीविजन पे हमला किया गया था, प्राइम मिनिस्टर लाहौर में थे, और मेरी मालूमात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर उस वक्त परेशान थे और पूछ रहे थे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स किधर हैं। टेलीविजन पे वन साइडेड सा चल रहा है नैरेटिव, इसको काउंटर करने के लिए मिनिस्टर्स को लेके आए और काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब इस बात में यह है कि जो अभी तक इतलात यही है कि रीशफल का भी इम्कान है, लेकिन ये ज़रूर होगा मुहर्रम और अलाम के बाद होगा, ये मुहर्रम के बाद होगा कि एक्सपेंशन होगी कैबिनेट के अंदर। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके पास 2-2 पोर्टफोलियोज हैं, तो उनको बाइफरकेट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास लॉ मिनिस्ट्री भी है जिसमें वो बिल्कुल विजिबल नहीं है। वाटर एंड पावर के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका भी उनका कोई पता नहीं, नजर नहीं आते। तो हो सकता है एक आध रीशफल हो, लेकिन एक्सपेंशन जरूर हो रही है 4-5 मिनिस्टर्स की। बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो बात कही सना कि रीशफल का तो वो नहीं कह सकते, एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो जिस कारकर्दगी की हमने बात की, जो और जिस पैमाने को हमने सामने रखा, उसको भी क्लियर कर देते हैं कि हमने तमाम महकमे जो जिस भी वजारत के पास मौजूद हैं उसका जिक्र किया और उसमें कारकर्दगी क्या रही ये भी बताया। और ये एक पैमाना हो सकता है किसी भी वजारत की कारकर्दगी को जांचने के लिए। और हमारे पास जो रिपोर्ट कार्ड मौजूद है और जो सूरत हाल मौजूद है वो कतई इस तरह की नहीं है कि एक्सपेंशन तो की जाए और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाए, क्योंकि मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अगर उस पर कंट्रोल पाना है और जमहूरियत को मुस्तहकम करना है तो अच्छी हुकूमत करनी होगी। वफाकी हुकूमत की तो हमने बात कर ली है, कुछ सूबाई हुकूमत की भी बात करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि सिंध हुकूमत की एक और गैर शफाफ खरीदारी की कोशिश एक नया स्कैंडल जन्म ले सकता है। कौन सा वो स्कैंडल हो सकता है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।